वास्तव में आज से 500 वर्ष पहले प्रधान, मुसाहिब, किलेदार, कोतवाल, तालुकदार, दारोगा कोई जाति नहीं बल्कि एक व्यवस्था थी, एक पद था। कुछ स्वार्थी लोगों ने कैसे क्षत्रिय समाज को बांटने का काम किया, आइए मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। किलेदार, हिसालदार, तालुकदार, कोतवाल, प्रधान, वजीर, दारोगा कोई जाति नहीं बल्कि एक पद थे जिन पर रहकर क्षत्रिय समाज के लगभग हर राजपूत योद्धा ने काम किया है और अपनी सैनिक सेवाएं देते थे। लेकिन जब से लोकतंत्र आया और 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन जब पहली बार जातियों की जनगणना हुई, तब से जो गरीब राजपूत जिस पद पर थे उसी पद से वो जाने जाते थे और उसी पद से उन्हें संबोधित किया करते थे। जैसे आज के समय में कोई वकील है तो हम उन्हें जाति और नाम की बजाय हम उन्हें वकील साहब कहकर ही संबोधित करेंगे, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अगर कोई डॉक्टर है तो हम उन्हें डॉक्टर साहब कहकर ही संबोधित करेंगे। उनकी जाति और नाम की बजाय हम उन्हें डॉक्टर साहब ही कहकर ही संबोधित करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, ऐसा क्यों? जो जिस जाति का था उसे उसी जाति का क्यों नहीं लिखा गया? इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जाति व्यक्ति की व्यवस्था को देखकर लिखी गई। जो व्यक्ति जिस व्यवस्था में था, जिस व्यवस्था में काम करता था, उस आधार पर जाति लिखी गई। लोगों की सुनी सुनाई में आकर इतिहासकारों ने भी पद को ही जाति लिखा। जैसे मान लो कोई भी सरकारी अफसर आया और लोगों से पूछा कि फलाना आदमी कौन है, और वो फलाना आदमी दारोगा पद पर, तो लोगों ने क्या बताया कि साहब ये दारोगा साहब है। तो उस सरकारी अफसर ने जाति के कोष्टक में क्या लिखा? दारोगा। जो राजपूत गरीब था वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषक का काम करता था या अपने राज्य के राजा महाराजा के यहाँ सैनिक सेवाएं देता, और उस समय सैनिकों को राज्य के अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता था। जैसे वजीर, उस समय वजीर बोला जाता था और आज वजीर को मंत्री बोला जाता है। रिसालदार, रिसालदार का आज होता है सेना नायक या सैनिक। तालुकदार, तालुकदार हो गया आज का जमींदार। दारोगा, दारोगा हो गया आज का थानेदार। आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो मन में आया वो बोल रहे हो। हुक्म, ये बात एकदम सही है और इस चीज को हम आज भी फॉलो करते हैं। उस समय भी यही था। जो जिस पद पर था उसे उसी पद के नाम से संबोधित किया जाता और जाति जनगणना में उसी पद को ही जाति बताया गया। उदाहरण के तौर पर अगर आपके साथ कोई डॉक्टर है और आपका रिश्तेदार या कोई दोस्त आपसे पूछे कि ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे? कि ये डॉक्टर साहब है। इसी तरह उस समय में भी यही होता था। जो जिस पद पर था उन्हें उन्हीं पद के अनुसार ही लोगों से परिचय करवाया जाता और वही उनकी पहचान बन गई। और इस तरह क्षत्रिय समाज के लोग अलग अलग हो गए। एक राजपूत बड़ा हो गया तो एक छोटा राजपूत हो गया, एक गरीब राजपूत तो एक अमीर राजपूत, एक ओबीसी वाला राजपूत तो दूसरा जनरल वाला राजपूत। अगर इसके बाद भी आपको लगता है ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और राजपूत थे तो उनको खेतीबाड़ी तथा सैनिक सेवाएं क्यों करनी पड़ी? राजपूत कभी इन सभी पदों पर काम नहीं करते। इसी वहम को दूर करने के लिए मैं आपको उदाहरण सहित कुछ बताना चाहता हूँ जोधपुर के भाकरवाला गांव के बारे में। जोधपुर से 15 किलोमीटर दूर भाकरवाला गांव में दांदल राठौड़ों के मिले दुर्लभ शिलालेख। लावारिस पड़े ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर शोध किया जाए तो जोधपुर से जुड़े इतिहास की कई नई जानकारी सामने आ सकती है। राजस्थानी शोध संस्थान के अधिकारी व शोधकर्ता डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी के अनुसार पूर्व में दांदल राठौड़ों के प्रमुख ठिकानों में से एक इस गांव को रोहिला या रोहिला के नाम से जाना जाता था। यह दांदल सूरत सिंह, दांदल महेदास, दांदल केसर सिंह भव्य कलात्मक छत्रियां हैं और देवलियां भी हैं। सूरत सिंह की भव्य कलात्मक छतरी ध्वस्त होने के कगार पर है, लेकिन पुरातत्व या पर्यटन विभाग की ओर से किसी ने सूद नहीं की। सूरत सिंह के पुत्र महेदास की 20 खंभों की छतरी में लगे शिलालेखों के अनुसार छतरी का निर्माण में 5,000 रुपए की लागत आई। दांदल केसर सिंह की छतरी जोधपुर के तत्कालीन शासक मान सिंह के नाम 5 प्रमुख मुसाहिबों के तौर पर दर्ज हैं। कविराज बंकीदास ने कई डिंगल गीतों में इन्हें पाल व पोथिरा अर्थात बाबूजी का पोता और दांदल का वंश सूर्य बताया है। छतरियों की देवलियां संगमरमर और गुंबज ईंटों से बने हैं। कुछ छतरियां 10 खंभों की हैं। डॉक्टर भाटी के अनुसार दांदल राठौड़ों का इतिहास गरिमाई रहा है। तत्कालीन जोधपुर राज्य की सेवा में रहते हुए ये तालुकदार, रिसालदार, वजीर, प्रधान, कोतवाल, दारोगा
जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। मारवाड़ के तत्कालीन शासक अभय सिंह के समय दांदल सूरत सिंह को रोहिल्ला का पट्टा मिला। इन्हें केलावा खुर्द, भादरा जून परगने के काकरिया, लोरोली और वीरामा गांव भी इनाम में मिले थे। लावारिस पड़े ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर शोध किया जाए तो जोधपुर से जुड़े इतिहास की कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं।